दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एमजीवी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का प्रीवियस पेपर लेकर के उपस्थित है और आज का हमारा पेपर है ये 17 अप्रैल 2021 का पेपर है, 17/4/2021 और ये इवनिंग सेशन का पेपर है और ये मेंटेनर इलेक्ट्रिकल का पेपर है और आज हम बात करेंगे इसके मैथ पार्ट की। तो ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखें, लाइक शेयर भी करें। अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करिए। तो चलिए बात करते हैं आज के हमारे क्वेश्चन फर्स्ट की। और क्वेश्चन फर्स्ट है ये आपका, यहाँ से सेक्शन स्टार्ट होता है क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल एबिलिटी। तो क्वेश्चन फर्स्ट में दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर प्रयुक्त की जा सकती है, या हम ये कह सकते हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी अंक श्रृंखला आएगी, जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी डी। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए है 148 और ये 148 है वो किस प्रकार से आता है, तो देखते हैं ये श्रृंखला किस प्रकार से बनी हुई है। तो यहाँ पे हम जूम करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिए गए हैं 228 और इधर आगे 2 नंबर पे 220। इन दोनों का अंतर किया जाता है तो ये हमें प्राप्त होते हैं 8। इसी प्रकार से आगे 220 और 210 में जो अंतर आता है वो है 10 का। आगे 210 और 196 के बीच में जो अंतर आता है ये है अंतर यहाँ पे 14। और 196 और 176 के बीच में जो अंतर आता है ये 20 का अंतर आता है। तो देखिए अब आपको यहाँ पे दिए गए हैं कि किस प्रकार से ये अंक बन रहे हैं। तो यहाँ पे आपको स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं कि 8 और 10 के बीच में जो अंतर है वो 2 का है। फिर आगे 4 हो गए, 4 के बाद में 6 हो गए। तो देखिए पहले क्या किया है, 2 अंकों की वर्दी, फिर आगे 4 अंकों की वर्दी, फिर आगे 6 अंकों की वर्दी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 8 अंकों की वर्दी करेंगे। तो देखिए 8 अंकों की वृद्धि करने के बाद में हमारे पास कौन से अंक प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ पे घटते हुए क्रम में है तो 176 है और 176 में हमें क्या करना है, ये 28 घटाना पड़ेगा क्योंकि 20 तो पहले अंतर है हमारे पास और अब 8 का भी अंतर करना है। तो अब हम क्या करेंगे, 176 में से क्या घटाएंगे, 28 घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाता है। देखिए जिस प्रकार से एक 228 में से हमने घटाए 220 और 220 में से घटाए जैसे 210 और 210 में से 196 घटाए, 196 से 176 घटाए। तो अब हम क्या करेंगे, 176 में से माइनस करेंगे 28, -28 करेंगे तो ये हमारे पास हो गया 16, 16 में से 8 गया तो 8 और इधर हमारे पास हो गए 6, 6 में से 2 गया तो ये हमारे पास हो गया 4 और इधर ये 148 आता है जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो देखिए हमें क्या करना है, इनमें अंतर करते जाना है और कितने का अंतर है वो भी अंतर देख लीजिए। इसमें जो 2 2 2 2 घटते क्रम की अपेक्षा जा रहे हैं कि इसमें पहले हमारे पास है 8, 8 के बाद में हमारे पास है 10, 10 के बाद में हमारे पास 14, 14 के बाद में 20 और 20 के बाद में 28 से हुए हैं। तो इसी प्रकार से हमने ये पद ज्ञात किया है और ऑप्शन नंबर हमारा 148 है। चलते हैं बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है सेकंड और क्वेश्चन सेकंड में आपको यहाँ क्वेश्चन सेकंड में दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो देखिए आपको क्या करना है, वैसे ही देखना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे क्या कौन सा अंक आएगा। यहाँ पे आपको एक श्रृंखला दी गई है और ये श्रृंखला दी गई है पहले 8 फिर 32 आगे इंटरोगेटिव साइन, इसके आगे 128 और आगे दिया गया है 200। तो देखिए सबसे पहले आपके पास 8 है और इस 8 को हम 4 से गुणा करते हैं तो आगे वाला पद यानी 32 प्राप्त होते हैं। और इसी प्रकार से आगे जब हम इस 8 को जब हम आगे गुणा करते हैं ये 9 से
8 को 9 से गुणा करते हैं तो यहाँ पे हमें प्राप्त होते हैं 72, और ये 72 हमारे पास इंटरोगेटिव साइन की जगह आ जाएगी। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि यहाँ पर हमने इस 8 को गुणा किया 9 से, अब हम गुणा करेंगे 8 को 16 से। 8 को 16 से गुणा करेंगे तो ये हमारे पास 128 आ जाता है, और इसी प्रकार से आगे 25 को गुणा करेंगे 8 से तो ये हमारे पास आ जाते हैं 200। देखिए इस क्वेश्चन को इस प्रकार से कि पहला जो 8 है, इस 8 को हम गुणा करते हैं 4 से, इस 8 को गुणा करते हैं 4 से तो हमारे पास आते हैं ये 32। फिर हम 8 को गुणा करते हैं 9 से तो हमारे पास आते हैं 72, जो इंटरोगेटिव साइन की जगह रखा जाएगा। फिर इसी प्रकार से हम 8 को गुणा करते हैं 16 से तो ये 16 8 128, और फिर हम गुणा करते हैं 8 को 25 से तो यहाँ पे ये आ जाते हैं 200। तो देखिए हमें क्या करना है, पहला अंक हमारे पास 8 है और इस अंक को हम बार बार गुणा करते जाते हैं तो ये हमारे पास आता है कि पहले हम 8 को 4 से गुणा करते हैं, फिर हम 8 को 9 से गुणा करते हैं, फिर हम 8 को 16 से गुणा करते हैं, और फिर हम 8 को 25 से गुणा करते हैं तो आगे वाला पद प्राप्त होता है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे पहले हमारे पास से 8 को हमने 4 से किया और फिर हमने 8 को किया है 9 से, और इन दोनों के बीच में जो अंतर आ रहा है वो है 5 का। फिर हमने यहाँ पे 9 से और 9 और फिर आगे हमने 8 को किया है 16 से, तो इन दोनों के बीच में अंतर आ रहा है वो है 7 का, और इसी प्रकार से आगे 16 और 25 से किया है तो इनके बीच में अंतर आ रहा है 9 का। तो ये 5, 7 और 9 जो विषम संख्या बनती जा रही है, तो हम क्या कर रहे हैं कि पहले अंक को 4 से गुणा करते हैं, फिर 5 अंक छोड़ करके आगे वाले अंक से गुणा करते हैं 8 को। इसी प्रकार से हम आगे जो 9 से 8 को गुणा करने के बाद में 7 अंकों को छोड़ करके 16 नंबर से जो करते हैं, और इसी प्रकार से 16 के बाद में हम 9 अंकों को छोड़ करके 8 को 25 से गुणा करते हैं तो 200 अंक प्राप्त होता है, और यहाँ पे हमारा आंसर बनता है 72। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। और चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन 3 में आपको यहाँ पे एक पैटर्न दिया गया है। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और वह संख्या चुने जो प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पर आ सकती है। तो देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में एक पैटर्न दे रखा है। इस पैटर्न को आप देखेंगे और देख करके आगे जो ये प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है, तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे आपको क्या करना है, अंक फिल करना है। देखिए पहला जो आपका ये पैटर्न है, उस पैटर्न में आपको दिया गया है 1 प्लस में 3 प्लस में 2 और प्लस में 4, और बराबर ये बनते हैं सारे 10। और अगर इस 10 को 2 से गुना किया जाता है तो ये हमारे पास बनते हैं 20, जो आपको बिल्कुल मिड पॉइंट में दे रखा है 20। कि पहले जो आपका पैटर्न है उसमें 1, 3, 2 और 4 दिए, इन सभी को जोड़ने पर इनका योग बनता है टोटल 10, और इन 10 को अगर 2 से मल्टीपल कर दिया जाए तो ये हमारे पास हो जाते हैं 20। तो आपका पैटर्न पहला इस प्रकार से दिया गया है, तो आपका आंसर 20 बन जाता है। अब इसी प्रकार से आपके पास जो पैटर्न सेकंड दे रखा है उसमें पहले दे रखा है 2, 2 के बाद में 3 और 3 के बाद में 4 और 4 के बाद में 6, इन सभी को आपने प्लस करना है। तो यहाँ पे ये हमारे पास 6 और 4 10 और 5 15, ये टोटल बन गए हमारे पास 15, और 15 को 2 से गुणा करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 30। देखिए फर्स्ट पैटर्न आपने जैसे पढ़ा है उसी पैटर्न के अनुसार सेकंड आपको करना है। तो आपका सेकंड जो बनता है यहाँ पे इंटरोगेटिव साइन की जगह आ जाएगा आपका 30, और ये ऑप्शन डी आपको जो 30 दे रखा है, 30 दे रखे हैं ऑप्शन डी में। तो चलते हैं, बात करते हैं। तो अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर दे, अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करते रहिए। तो चलिए बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन 4 में यदि 10,500 की राशि एक निश्चित दर पर
प्रतिशत प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 13,650 रुपये हो जाती है, तो उसकी दोगुनी राशि उसी समान दर से 1 वर्ष में कितनी हो जाएगी। और यहाँ पे आपको एक शर्त दी गई है, यदि अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि आधार पर ब्याज की गणना की जाए, तो देखिए ब्याज की जो गणना है वो आपको करनी है अर्धवार्षिक और चक्रवृद्धि ब्याज है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको देखना है कि इसने आपको दर नहीं दे रखी है, उसने ये समान दर से दोगुनी राशि दे रखी है, लेकिन आपको क्या करना है, दर ज्ञात करनी है। तो दर ज्ञात करने के लिए, और यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है, दर ज्ञात करने के लिए आपके पास होना चाहिए ब्याज इंटू 100 और बटे में आपके पास होना चाहिए मूल धन और इंटू समय होना चाहिए। देखिए आपको ज्ञात करनी है पहले दर, और पहले में आपको क्या दिया गया है, मूलधन दिया गया है 10,500 और ब्याज आपको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे कि मिश्र धन आपको दे रखा है 13,650 रुपये, 13,650 रुपये दे रखा है, तो आपका ब्याज कितना बनता है, यहाँ पे आपका जो ब्याज है वो यहाँ पे बनता है 3,150। ये देख लीजिए। अब हमें क्या करना है, दर ज्ञात करने के लिए ब्याज चाहिए गुणा 100 मूलधन इंटू समय। तो सबसे पहले तो आपके पास जो मूलधन है वो है 10,500 रुपये, और उसके बाद में समय, देखिए समय आपके पास है 2 वर्ष, समय आपके पास 2 वर्ष है, और आपको ज्ञात करना है ब्याज। तो पहले तो देखिए आपके पास टोटल आपकी राशि हो जाती है 13,650 और आपका मूलधन था वो था 10,500। इन दोनों को घटाएंगे, तो इन दोनों को घटाने के बाद में आपके पास यहाँ पे प्राप्त होता है, तो ब्याज बराबर में ये आपके जो यहाँ पे घटा करके लिखने से ये प्राप्त होते हैं आपके 3,150 रुपये। ये बन गया ब्याज। अब हम दर ज्ञात करेंगे, तो दर ज्ञात करने के लिए आपका जो फॉर्मूला है वो है ब्याज आपके पास 3,150 रुपये है गुणा में 100 और बटे में मूलधन। मूलधन आपके पास कितना है, तो देखिए जो मूलधन आपको दे रखा है वो है 10,500 और गुणा समय, समय है आपके पास 2 वर्ष। देखिए यहाँ 2 जीरो से इन 2 जीरो को कट कर दिया, और अब इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 21 पे, ये 21 पे कट हो जाएगा, और इसको कट करेंगे तो ये हमारे पास 630 हो जाएगा, और इस 630 को कट करेंगे इस 2 से, पहले इस 21 को करेंगे तो ये हमारे पास हो गया 30, और इस 30 को 2 से कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 15, और दर हमेशा होती है प्रतिशत में। तो देखिए दर 15% हमें प्राप्त हो गई है। इसको आप दोबारा से कर सकते हैं, काट करके आप देख लीजिए। अब हमारे पास दर 15% हो गई है। देखिए आपको क्या करना है, दोगुनी राशि लेनी है। तो दोगुनी राशि, तो पहले आपके पास मूलधन था वो 10,500 था, और अब उसका दुगुना, तो ये हमारे पास 21,000 हो गया मूलधन। और आपको क्या करना है, उतने ही समय के लिए उसी ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करनी है, लेकिन ब्याज आपका क्या है, अर्धवार्षिक गणना है, और अर्धवार्षिक की जब गणना करते हैं तो आपका समय हो जाता है दुगुना और दर हो जाती है आधी। तो देखिए यहाँ पे अब आपको क्या करना है, ये होता है मूलधन इंटू और ये दर बटे 100 और ये समय, ये इसका चक्रवर्ती ब्याज का जो फॉर्मूला होता है। तो मूल हमें क्या करना है, अब चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है, और चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करने का सूत्र होता है मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय, 100 की पावर समय, और इसमें से माइनस हो जाता है मूलधन। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मूलधन हमारे पास है 21,000 रुपये, और दर अर्धवार्षिक गणना करनी है, तो दर हमारी 15% थी, लेकिन ये हो जाएगी 7.5 और बटे में 100, और समय हमारे पास कितना है, दोगुना, क्योंकि
अब आपको 1 वर्ष दिया गया था, लेकिन यहाँ पे चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करने के लिए जो अर्धवार्षिक शर्त दी गई है, तो आपका समय क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो ये हमारे पास हो गया 21,000 गुणा, अब और इसको गुणा कर लेंगे तो ये 107.5 बटे 100 गुणा 107.5 बटे 100, और इस सभी को कट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 24,268। 24,268 हो गया। और इसमें से आपको क्या करना है कि आगे जो दे रखा है ये हमारा आंसर ऑप्शन डी में प्राप्त होता है कि 24,668, ये हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। आपसे ये पूछा गया था कि 10,500 की एक निश्चित राशि जो कि निश्चित दर पे उधार दी जाती है साधारण ब्याज से, 2 वर्ष बाद में वह राशि 13,650 हो जाती है। यदि उसकी दोगुनी राशि 1 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज पर दी जाती है, लेकिन ब्याज की जो शर्त है जिसकी गणना करनी है वो अर्धवार्षिक है। जब ब्याज गणना की जो चक्रवर्ती ब्याज में अर्धवार्षिक शर्त होती है तो दर तो हो जाती है आधी और समय हो जाता है दुगना। आपको समय दिया गया है यहाँ पे 1 वर्ष, तो 1 वर्ष का जो है ये दुगना हो जाएगा। दर आपकी 15% थी तो ये आपकी 7.5% हो जाएगी। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन 5, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 40% अधिक है। यदि अंकित मूल्य पर x% की छूट देने के बाद भी 18.16% का लाभ होता है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन में आपको ये बताया गया है कि कोई भी दुकानदार है या कोई भी वस्तु है उसका अंकित मूल्य 40% अधिक लिखा गया है, और 40% अधिक लिखने के बाद में उसमें x% की छूट दे देती है। छूट देने के बाद में दुकानदार को 18.16% का लाभ प्राप्त हो जाता है। तो x यानी छूट कितनी दी गई है। तो देखिए सबसे पहले माना लागत मूल्य बराबर में 100 रुपये। लागत मूल्य 100 रुपये तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा। देखिए लागत मूल्य 100 रुपये है तो अंकित मूल्य हो जाएगा 140, क्योंकि 40% अधिक लिखा है। और इसके बाद में भी वो लाभ प्राप्त करता है, तो लाभ प्राप्त करता है 18.16%। और अब हमें देखना है कि छूट कितनी दी गई है। तो देखिए छूट बराबर में 140 माइनस 118.16 और बराबर में 21.84 रुपये की छूट दी गई है। 118.16 और बराबर में 21.84 रुपये की छूट दी गई है। तो अब हमें क्या करना है, देखना है कि x का मान, तो यहाँ पे तो 140 का x% और ये बराबर में कितना होता है 21.84। 140 का x% होता है 21.84। और अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो सोल्व करने के लिए यहाँ पे हमारे पास 140 गुणा x बटे 100 और बराबर में होने चाहिए 21.84। इस x को जब हम बाहर निकालेंगे तो ये 100 गुणा 21.84 और इसके बटे में हो जाएगा 140। इन सभी को हम काटेंगे तो और काटने के बाद में ये प्राप्त होते हैं हमारे पास जो x का मान हो जाएगा, और ये होता है 15.16। ये 15.16 होता है। और यहाँ पे आपका आंसर ऑप्शन सी में दे रखा है 15.6। ऑप्शन 15.6 दे रखा है। तो यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी है 15.6। और ये किसका मान है, ये मान है x का, जो कि x% की छूट दी गई है। चलते हैं बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन 6 में यदि m प्लस n का अर्थ n का भाई m है, m माइनस n का अर्थ n का पिता m है, m भाग n का अर्थ n की बहन m है, और m गुणा n का अर्थ n की माँ m है, तो निम्नलिखित में
से संबंध दर्शाइए कि डी का मामा ए है। डी का मामा ए है, ये कौन से ऑप्शन में है? तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में है। तो ये किस प्रकार से है, तो चलिए हम देख लेते हैं इसको। सबसे पहले तो आपको ये यहाँ पे दिए गए हैं कि प्लस का अर्थ है वो है भाई, और माइनस का अर्थ है वो है पिता, भाग का अर्थ होता है बहन, और गुणा का अर्थ है माँ। तो हम यहाँ पे ऑप्शन डी को लेकर के देखते हैं। देखिए इस प्रकार से आपको क्या करना है कि पहले संबंध शो करने हैं। तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले दिया गया है ऑप्शन डी में ए प्लस बी। देखिए ए प्लस बी, और यहाँ पे बी जो है वो भाई है, बी ए का भाई है। और आपको यहाँ पे दिया गया है ए प्लस बी, और यहाँ पे बी है बी का भाई, बी का जो भाई है वो क्या है, ए है। ए बी का भाई है, इसका मतलब ये बी है वो क्या है, इसकी बहन है, क्योंकि ये मेल फीमेल। अब आपको यहाँ पे कोई पता नहीं चलता है कि इसको, अभी हम इसको बहन या भाई कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये ए और बी दोनों भाई है। आगे आपको दिया गया है बी गुणा सी। देखिए जो गुणा का अर्थ है वो है कि ये जो बी है वो सी की माँ है, ये क्या है, ये माँ। अब हमें पता चलता है कि ये बी है ये ए की बहन है, ये जो बी है ए की बहन है, क्योंकि ये बी है वो सी की माँ है, सी की माँ है बी। तो हमें पता चलता है कि बी है वो ए की बहन है। आगे यहाँ पे आपको दिया गया है सी और भाग डी। देखिए जो भाग दे रखा है, इस भाग में आपको दिया गया है बहन, आपको दिया गया है भाग में बहन। अब ये जो सी है वो डी की बहन है, ये सी जब डी की बहन है तो हमें ये पता चलता है कि ये बी और ये जो डी, इसमें दोनों बहन है, ये बी और जो सी है दोनों बहन है। और यहाँ पे आपका जो आंसर बन रहा है, इसमें आपको आंसर दर्शाना है कि कौन सा इसका भाई जो डी का मामा ए है, ये आपको पता चलना चाहिए। तो देखिए बी का भाई है ए, बी का भाई ए है, और बी की जो बेटी है, देखिए यहाँ पे आपको ये कहा गया है कि सी है उसकी माँ है बी। जब बी सी की माँ है और ये डी और सी दोनों बहन है, तो यहाँ पे डी क्या हो जाएगा, ए का भांजा या भांजी होगी। तो डी का ए हो गया डी का मामा, डी का मामा हो गया, क्योंकि डी और सी की जो माँ है वो है बी। तो यहाँ पे हमारे पास बनता है ये सी और डी दोनों क्या है, बहन है, सी और डी दोनों बहन है। और ए और बी ये दोनों क्या है, भाई बहन है। तो ये बी तो है बहन और ये ए है भाई, और ये क्या है, इनकी बेटी है। डी और सी है वो क्या है, बी की बेटी है। तो अब डी और सी दोनों बी की बेटी है, तो ए क्या हो गया, डी का मामा हो गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। जो प्लस का निशान है वो आपको शो कर रहा है कि इसमें से भाई है। तो बी एक का, ए है वो बी का भाई है, और बी है वो ए की बहन है। और चलते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 7। क्वेश्चन 7 में 1296 में कोई वस्तु बेचने पर एक डीलर को 19% की हानि होती है। देखिए विक्रय मूल्य दे रखा है 1296 और इसको बेचने पर 19% की हानि होती है, लेकिन 1904 में वस्तु को बेचा जाता है, तो उसका हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको दे रखा है विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य आपको दे रखा है 1296 रुपये। और तो विक्रय मूल्य 1296, तो माना
क्रय मूल्य बराबर में 100 रुपये। विक्रय मूल्य जब 1296 है तो क्रय मूल्य क्या है, 100 रुपये। इसी प्रकार से आपको दूसरा विक्रय मूल्य दे रखा है, दूसरा विक्रय मूल्य बराबर में 1904। दूसरा विक्रय मूल्य 1904 दे रखा है और उस पर आपको हानि दे रखी है। देखिए हानि कितनी दे रखी है, 81। आपको हानि दे रखी है वो 81, क्योंकि 19% की हानि होती है और यहाँ पे 81। और अब आपको यहाँ पे जो कि दूसरा विक्रय मूल्य पर हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। दूसरे मूल्य पर तो यहाँ पे हमारे पास देखिए दूसरा विक्रय मूल्य है 1904 और पहला विक्रय मूल्य है 1296 और गुणा में यहाँ पे जो हानि 81% और इन सभी को काटने पर 119 आता है। तो देखिए पहले 100% थी तो वो 119 में से 100 घटाएंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 19%। ये 19% आपका लाभ होगा। ये 19% लाभ है क्योंकि ये क्या है, 119 है तो ये प्लस और माइनस में अगर 100 से कम प्राप्त होते हैं तब तो हानि होती, 100 से अधिक है तो लाभ है। और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन सी है, 19% लाभ प्राप्त होता है। 19% लाभ प्राप्त होता है। चलते हैं बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन 8 में ए के दो पोते हैं पी और क्यू। ए कोई आदमी है, उसके दो पोते हैं पी और क्यू। ए की धनराशि में से कुछ हिस्सा 15 वर्षीय पी के बैंक खाते में जमा करा दिए जाते हैं। देखिए पी की उम्र है वो 15 वर्ष है। शेष धनराशि है वो क्यू के 16 वर्षीय क्यू की उम्र 16 वर्ष है उसके खाते में डाल देती है। अब दोनों को ये पैसे वापस मिलेंगे जब ये 25 वर्ष के हो जाएंगे और जब 25 वर्ष के हो जाएंगे और इन्हें चक्रवृद्धि ब्याज भी 5% की दर से मिलता रहेगा। चक्रवृद्धि ब्याज है वो भी मिलता रहेगा। अब कुल धन है वो 5,12,500 रुपये है। तो ए ने पी को कितनी पूंजी दी या कितनी राशि जमा करवाई। देखिए ए का जो कुल धन दे रखा है वो है 5,12,500 और पी और क्यू के जमा करवाता है 25 वर्ष पूरे होने के बाद में। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो पी बराबर, अब ये पी की जो आयु है वो कितनी हो जाएगी, तो 25 माइनस 15 बराबर में 10 वर्ष। अब पी के जो पैसे हैं वो 10 वर्ष के लिए बैंक में रहेंगे और क्यू के रहेंगे 25 माइनस 16, 25 यहाँ माइनस है, बराबर में 9 वर्ष। क्यू के पैसे है वो 9 वर्ष तक बैंक में रहेंगे। तो अब चलिए हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास से कुल धन कितना है, कुल धन दे रखा है 5,12,500 रुपये और दर कितनी दे रखी है, दर बराबर में दे रखी है 5%। समय हो गया अलग अलग है, पी का जो समय है वो 10 वर्ष है और क्यू का समय है वो 9 वर्ष है। अब हम सबसे पहले तो देखो, माना पी को धन दिया बराबर में x रुपये। पी को जो धन दिया गया है वो x रुपये है तो x को कितना दिया जाएगा, x को दिया जाएगा 5,12,500 माइनस x, क्योंकि p को जब x दिया गया है तो q को दिया जाएगा माइनस x हो जाएगा इस टोटल में से। अब हमें क्या करना है, प्रश्नानुसार में देखिए यहाँ पे ये कुल धन हमारे पास 5,12,500 माइनस x और ये जो धन है वो देखिए 105/100 और ये रहेंगे 9 वर्ष तक, ये रहेंगे 9 वर्ष तक। चक्रवृद्धि ब्याज 5% है तो ये चक्रवृद्धि ब्याज गुणा 1 प्लस दर बटे 100, इससे 105/100 और ये 9 वर्ष के लिए रहेगी। और इसी प्रकार से दूसरी जो हमारे पास x गुणा 105/100 और ये रहेगा 10 वर्ष के लिए, ये 10 वर्ष के लिए रहेगा। अब हम आगे चलते हैं तो आगे हमारे पास देखिए ये हमारे पास 5,12,500 माइनस x और यहाँ पे
x इंटू 105/100 और इधर इसकी पावर 10 क्योंकि समय 10 है और इधर ये 105/100 और ये इसकी 9 वर्ष के लिए रहेगी। अब आगे इसको हल करते हैं तो ये 5,12,500 माइनस एक्स और बराबर में x इंटू 105/100 105/100 और जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये 12,500 माइनस एक्स और बराबर में हमारे पास 105x/100 इसके बटे में 1 करके वजर गुणा कर देंगे और वजर गुणा करेंगे तो हमारे पास ये संख्या हो जाएगी आगे ये 105x हो गया और आगे हमारे पास 12,500 इसको गुणा करना है 100 से और माइनस करना है ये 100 और x को 100 से किया तो 100x हो गया। इसी प्रकार से अब ये जो आगे 100x है ये इधर आकर के 105 में तो ये 205x हो गया बराबर में ये हमारे पास 5,12,500 और गुणा में ये 100 है। और अब हमने क्या किया इस x को बाहर निकाल लेना है। इस x को बाहर निकालेंगे तो ये 5,12,500 और गुणा में 100 अभी पड़े हैं और इसके बटे में हो गया 205 ये x बाहर निकल गया और इन सभी को कट किया तो ये हमारे पास प्राप्त होते हैं 25,000 ये 25,000 रुपये और पी को जो लाभ प्राप्त होता है ए के हिस्से में से तो ये है 25,000 रुपये और यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है कि पी के दो पोते हैं पी और क्यू और ए के दो पोते हैं पी और क्यू जो कि 5,12,500 में से वह कुछ धन देता है तो पी के हिस्से में जो धन आता है वो है 25,000 रुपये। सॉरी ये है यहाँ पे 2,50,000 रुपये 2,50,000 रुपये है जो ऑप्शन सी में दे रखा है। दो चलते हैं बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन 9 में एक धनराशि को 10% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर निवेश किया जाता है उसे अपने मूल्य से 40% की वृद्धि प्राप्त करने के लिए कितने समय या वर्ष लगेगा। देखिए आपको ये बताया गया है कि कुछ राशि है कोई भी धन है और 10% की दर से वो उधार देता है साधारण ब्याज में और वो 40% करना चाहता है कि स्वयं का 40% होना चाहिए। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया समय कितना लगेगा तो यहाँ पे आपको ज्ञात क्या करना है समय ज्ञात करना है टाइम पूछा है आपसे। तो देखिए इस प्रकार से जब आपसे टाइम पूछा गया है तो यहाँ पे सबसे पहले तो माना कि वह धन है 100 रुपये वह धन 100 रुपये है और अब आपको क्या करना है वह धन करना है 40% तो वो धन होना चाहिए 140। तो अब ज्ञात करने के लिए ये होता है हमारा मूलधन इंटू दर इंटू समय और इसके बटे में लग जाएगा 100 जब दर प्रतिशत में दी गई है। तो देखिए मूलधन अपने माना है 100 गुणा में आर आपको दी गई है दर यानी 10% और यहाँ पे आपको दिया गया है टाइम ज्ञात करना है। देखो टाइम दिया नहीं गया है और इसके बटे में आपको करना है 100 और बराबर में ये 140 हो जाना चाहिए। तो आपको ज्ञात क्या करना है कि टाइम ज्ञात करना है जब आपका 140 हो जाना चाहिए। तो चलिए इस टी को बाहर निकाल लेंगे टी बोले तो टाइम इस टाइम को बाहर निकालेंगे तो 140 इंटू 100 और इसके बटे में हमारे पास 10 इंटू 100 हो जाएगा। इस 100 से ये 100 चले गए 1 0 से 1 0 कट कर दिया तो ये हमारे पास हो गया 14 ये हमारे पास 14 हो गया। अब देखिए आपको क्या करना है इसमें से जो आपका आंसर आना चाहिए। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या आएगा देखिए आपके 14 वर्ष प्राप्त होते हैं और इसमें से ये 10 माइनस हो जाएंगे तो यहाँ पे 4 वर्ष आ जाएगा कि ये जो धन है वो 4 वर्ष में 40% हो जाएगा। अब देखिए ये 10 कहाँ से आया तो ये इसने यहाँ पे एक धनराशि को 10 प्रति वर्ष की जो कि साधारण दर से दिया गया है। और चलते हैं बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 10।
क्वेश्चन 10, वह विकल्प चुने जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली से संबंधित है। तो देखिए, पहली संख्या और दूसरी संख्या संबंधित है, उसी प्रकार से आपको तीसरी और चौथी करनी है। तो इन दोनों का संबंध कैसे है, तो चलिए देख लेते हैं इसका संबंध कैसे बनता है। यहाँ पे ये संख्या दी गई है, इसमें यहाँ पे दिया गया है ये 36, और 36 को 2 से गुणा करके 2 प्लस किया जाता है। तो 36 दुए होता है 72, और 72 में 2 प्लस करते हैं तो ये बनता है 74। तो 36 को 2 से गुणा किया है, फिर 2 प्लस कर दिया, 36 दुए 72 और 72 में 2 जोड़े तो 74 बनता है। इसी प्रकार से आपको यहाँ दिया गया है 28, और 28 को 2 से गुणा करके 2 जोड़ने हैं, तो 28 दुए होता है 56, और 56 में 2 प्लस किया जाता है तो ये बनते हैं 58, जो इंटरोगेटिव साइन की जगह आ जाएगा 58। और ये हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ऑप्शन बी में दे रखा है आपका आंसर कि 58 है, 58 आंसर बी करेक्ट है। तो दोस्तों, इसी के साथ में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर करते रहे, नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तब तक के लिए धन्यवाद।